नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज चैनल में। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर के पेपर को, जो कि 2017 के 19 अगस्त 2017 की पहले शिफ्ट का पेपर है। तो शुरू करते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया है कि एक परिवार के सदस्य को नीचे दर्शाया गया है, जिसमें से आपको बताना है कि सीता के नाती नातिन या पोते पोती कौन है। तो इसमें हम देख लेते हैं, सीता की शादी हरीश से हुई है। वही सीता के जो लड़के लड़की है राहुल और प्रियंका है। और सीता के पोते पोती कपिल कपिल कुणाल प्रिया और सार्थक मोना पारुल है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पारुल कपिल, पारुल सीता की नातिन है और कपिल सीता का पोता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही इसका राइट आंसर है। तो पारुल और कपिल। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया था। मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया गया है? तो ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। भाई हम क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इसमें पूछा गया विदिशा किस नदी के तट पर स्थित है? तो विदिशा बेतवा नदी के तट पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। भाई क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया था कि इतिहास के अनुसार किसने ग्वालियर की स्थापना की? तो ग्वालियर की स्थापना सूरज सिंह ने की। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है। भाई इसमें क्वेश्चन नंबर 5 ये रीजनिंग से पूछा गया था कि यदि डिमांड को इसका उल्टा लिख दिया DNA में डी लिखा जाता है, भाई सप्लाई को YLPPUS लिखा जाता है, तो क्वांटिटी को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें हम देख ही लेते हैं, डिमांड और सप्लाई दोनों को एकदम उल्टा करके लिख दिया गया है, यही इनका कोड है। तो इसी तरह क्वांटिटी का कोड भी उल्टा हो जाएगा, जैसे YTITNAUQ इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जीवनी मोदी एक तारे का अतुल्य उदय के लेखक है। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन था उस टाइम का, 2017 का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है तरुण विजय। तरुण विजय के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में स्थित है। तो इसमें हिंदी में मिस प्रिंटिंग है, वही इंग्लिश में हम देख लेते हैं, राइट लिखा हुआ है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ये 2017 का क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से इसका आंसर 7 है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है, 7। भैया अभी प्रेजेंट टाइम पे तो 8 हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आरबीआई की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वह है 1935। आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये केंद्र सरकार से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है संजीव सान्याल। तो आपको केंद्र सरकार से संबंधित सारे मंत्रियों को याद रखने पड़ेंगे। भाई केंद्र सरकार से संबंधित जितने भी मंत्री हैं उनकी उनसे संबंधित वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया था कि संस्कृत के लिए 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया था? मतलब 2014 में संस्कृत साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये प्रभुनाथ द्विवेदी को दिया गया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आपको अगर एग्ज़ाम क्रैक करना होगा तो कम से कम 1 साल का करंट अफेयर तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 है, प्रभुनाथ द्विवेदी को 2014 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किसने ओरछा के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये बुंदेला राजपूतों ने करवाया था। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया था कि विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुडविल पीक है। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? तो जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। भाई हम अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये एक लॉजिकल रीजनिंग से है कि इसमें इसमें पूछा है कि एक विषम ज्ञात कीजिए। देखिए हाथी चिंगारता ही है, घोड़ा हिनहिनाता ही है,
ऊँट दहाड़ना ये गलत है, ये मतलब विषम है। भाई कुत्ता भौंकता ही है, तो ये तीन तो एकदम सेम हो गए। और ऑप्शन नंबर थर्ड, दहाड़ता कौन है, देखिए शेर दहाड़ता है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वह रॉन्ग हो गया। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि एक खास भाषा में, मतलब वेद स्केट का अर्थ वाइज एंड क्लेवर है, मतलब एक सेंटेंस दे दिया गया है और उसका कोड दे दिया गया है। इसी तरह इन्होंने अगला सेंटेंस दिया है, दास सम जोना का अर्थ क्लेवर यंग बॉय, तथा जुग जोना ऑन का अर्थ यंग मीन्स फ्रेश होता है। तो इस कोड भाषा में बॉय के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है? देखिए ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको मतलब सेंटेंस में कॉमन वर्ड को ढूंढना होता है, और जो कॉमन वर्ड मिल जाते हैं वही इसका आंसर होता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले तीनों सेंटेंस को लिख लेते हैं। अब वे द स्केट का कोड है वाइस एंड क्लेवर, और सेकंड सेंटेंस है दास समझोना का जो कोड है क्लेवर यंग बॉय, और तीसरा सेंटेंस है जुब जोना ऑन का जो कोड है यंग मीन्स फ्रेश। तो हम इसमें कॉमन देखते हैं, तो हमें पहले और दूसरे सेंटेंस में दास कॉमन दिख रहा है, और पहले और दूसरे में क्लेवर कॉमन दिख रहा है। तो दास का कोड तो हो गया क्लेवर। भाई सेकंड और थर्ड में हम देख लेते हैं, जोना हमें मतलब कॉमन दिख रहा है, और इधर यंग इसमें कॉमन दिख रहा है, तो यंग का जो कोड है वो जोना। तो इस तरह हम इसमें देख लेते हैं, क्लेवर और यंग तो क्लियर हो गए, अब बचा बॉय सेकंड सेंटेंस में। तो इसमें दास और जोना दोनों क्लेवर और यंग के कोड हो गए, अब बचा सोमा जो कि बॉय का कोड है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है सोम। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें पूछा गया है कि वर्ड को ERDUG से कोडित किया जाता है, तो FKDLU को किससे कोडित किया जाएगा? तो आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंग्लिश के जो 26 ही अल्फ़ाबेट है उन्हें अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। जैसे 2 नंबर पर V है, 1 नंबर पर A है, 26 नंबर पर Z है, ऐसे आपको याद रखना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया है इन्होंने, जैसे बोर्ड को कोड किया है इन्होंने ERDUG से, तो बी को लिखा है इन्होंने CDE। देखिए दो वर्ड को छोड़कर तीसरा वर्ड इन्होंने लिखा, वहीं ओ को लिखा PQR। ओ को भी देखिए दो वर्ड छोड़कर लिखा गया है। इसी तरह मतलब इन्होंने सबको दो दो वर्ड छोड़कर तीसरा अक्षर उनको कोडित किया है। तो अब हमें देखना है FKDLU को किससे कोडित किया, मतलब आगे दो वर्ड छोड़कर लिखना है। जैसे F के आगे के दो वर्ड कौन होते हैं, GH को छोड़कर I। तो F का जो कोड है वो है I। तो इसमें ऑप्शन में हमको सिर्फ चौथे नंबर में ही I दिख रहा है F का कोड, तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 INGOX। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में मध्य प्रदेश के कितने गांव शामिल किए गए हैं? देखिए मध्य प्रदेश के करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आए हैं, तो ये आपको मतलब करंट अफेयर बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 60। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है। भारत की परमाणु सक्षम मिसाइल अग्नि 5 का 2016 का परीक्षण किया गया था, तो ये अब्दुल कलाम द्वीप पे, जो उड़ीसा का व्हीलर द्वीप है उस पे किया गया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर है। इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा, ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। चार छात्राएं रीना, वीना, मीना और नीना के एक समूह पर विचार करें जो एक पंक्ति में खड़ी है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये रही चारों एक पंक्ति में खड़े कर दिए, रीना, वीना, मीना और नीना। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि रीना और वीना बाईं ओर से क्रमशः छठवें और सातवें स्थान पर खड़ी है। तो बाईं ओर से मतलब लेफ्ट हैंड साइड से छठवें और सातवें पर ये रीना और वीना को खड़ा कर दिया। इसके बाद मीना और नीना दाईं ओर से क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर खड़ी है। तो दाईं ओर से राइट हैंड साइड से ये मीना और नीना को कर दिया चौथे और पांचवें पर। जब बीना और मीना अपने स्थान की अदला बदली कर लेती हैं, यानी बीना की जगह मीना आ जाएगी और मीना की जगह बीना आ जाएगी, तो अब बीना की कंडीशन कौन सी हो गई, बीना बाएं से अब 15वीं होगी,
देखिए दाएं से तो अब बिना चौथे पे है, तो और बाएं से 15 भी होगी, यानी कि टोटल इस पंक्ति में हो गए 18। तो अब बाईं ओर से नीना की प्रारंभिक स्थिति क्या है। बाईं ओर से मतलब नीना की प्रारंभिक स्थिति बताना है हमें लेफ्ट हैंड साइड से। देखिए राइट हैंड साइड से तो मतलब नीना की जो पोजीशन थी वो 5वीं थी, यानी और पंक्ति में टोटल कितने हैं 18। तो इधर से 14वें नंबर पर मतलब लेफ्ट हैंड साइड से नीना की जो स्थिति है वह है 14वें नंबर से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जून 2006 की पहली तारीख को ही मंगलवार है तो इस महीने में कितने रविवार होंगे। तो देखिए पहली तारीख को ही मंगलवार है, मतलब हर 8वें दिन मंगलवार ही पड़ेगा। तो इसके बाद पहली तारीख को मंगलवार, 8वीं तारीख को मंगलवार, 15वीं तारीख को मंगलवार, फिर 22वीं और फिर 29वीं, यानी इस महीने में 5 मंगलवार है। और जब मंथ मंगलवार से स्टार्ट हो रहा है तो यानी कि रविवार तो बाद में ही आएगा, तो जाहिर सी बात है इसमें 4 रविवार होंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वह राइट आंसर है, इसमें 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, राष्ट्रीय प्रतीक पर निम्न में से कौन से शब्द अंकित हैं। तो ये हम सभी को पता है सत्यमेव जयते अंकित है, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया हुआ है। इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सत्यमेव जयते इसका राइट आंसर है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछा गया है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 2, 8, 3, 27, 4। तो अगला क्या होगा। देखिए सीरीज़ देखने में ही मालूम पड़ रहा है कि हर जो अगला टर्म है, जैसे 2 के बाद 8 है तो 2 8 जो है वो 2 का घन है। इसी तरह 3 27, तो जो 27 जो है वह 3 का घन है। इसी तरह जो 4 लिखा हुआ है तो 4 का घन क्या है 64। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सेकंड 64। तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज से रिलेटेड ही है, इसमें दिया गया हुआ है 324, 108, 36, 12। तो अगला टर्म क्या आएगा। देखिए देखने में ही हमें मालूम पड़ रहा है कि 324 हम 3 से डिवाइड करेंगे इसे तो 108 आएगा, 108 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर 12 आएगा, और फिर 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसे हम ऐसे भी हम देख सकते थे, भारतीय 36 या 108 और 108 या 324। तो मतलब यहाँ से भी दिख रहा है तो 4 या 12। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है 4 भाई इसका राइट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। ये भी सीरीज से रिलेटेड, ये 1, 4, 9, 16। देखिए देखने में ही हमें मालूम पड़ गया कि ये वर्ग से रिलेटेड है। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, फिर 5 का 25। तो इसका अगला टर्म है वह 25। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट 25 इसका राइट आंसर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 27वां, ये कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। तो हम देख लेते हैं इसमें कथन क्या बोला गया है। सभी कागज़ चादर है, और जो सेकंड है वह है सभी चादर पुस्तक है। तो इसे हम चित्र के द्वारा देखते हैं। देखिए इसमें जो एकदम मतलब करेक्ट होता है वह ही सही होता है, इसमें जो भी प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता होती है वह आपका निष्कर्ष गलत हो जाता है। तो हम चित्र के द्वारा देख लेते हैं। इसमें सभी कागज़ चादर है और सभी चादर पुस्तकें, तो इसके 2 चित्र बन सकते हैं इसमें। अब हम देखते हैं निष्कर्ष, सभी कागज़ पुस्तक है, तो ये तो हर तरफ से मतलब सही दिख रहा है, तो निष्कर्ष एक तो सही हो ही गया। अब देखते हैं सभी पुस्तक कागज़ है। तो देखिए चित्र 1 में तो ये सही दिख रहा है, लेकिन चित्र 2 में इसमें प्रायिकता है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसका जो निष्कर्ष 2 है वह गलत है। तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सभी कागज़ पुस्तकें वह सही है। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं ये कहाँ है। तो ये दिया है ऑप्शन नंबर 4 में, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। ये भी कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। तो अब हम देख लेते हैं, सभी खंबे दीवार हैं और सभी दीवार घर हैं। तो इसे चित्र में देखते हैं और अब हम इसके निष्कर्ष देखते हैं। सभी घर खंबे हैं
देखिए ये चित्र नंबर 2 में गलत हो गया, ये प्रायिकता में है, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसके बाद निष्कर्ष 2 है, सभी खंबे घर है। तो ये दोनों में ही सही बैठ रहा है, तो इसका जो निष्कर्ष 2 है वह सही है। तो हम देख लेते हैं ये ऑप्शन कहाँ है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, तो ये इसका राइट आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 भी कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड ही है। इसमें सभी पेंटिंग ड्राइव है और अगला पूछा है कोई भी ड्राइव तस्वीर नहीं है। तो अब इसके भी ये जो चित्र बने इसके हिसाब से हम निष्कर्ष देखते हैं। पेंटिंग तस्वीर नहीं है, तो देखिए चित्र के अनुसार तो ये निष्कर्ष एक सही बता रहा है। फिर देख लेते हैं हम निष्कर्ष 2, कोई भी तस्वीर ड्राइंग भी नहीं है। तो ये तो कथन में ही कहा है, तो इसका निष्कर्ष 2 भी सही है, मतलब निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों का अनुसरण करता है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 भी कथन और निष्कर्ष से ही है। कुछ लड़के पेंच हैं तो और सभी पेंच नट है। तो इसके चित्र हम देखते हैं, तो अब हम इसके निष्कर्ष देख लेते हैं। कुछ लड़के नट हैं, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है सेकंड चित्र के हिसाब से, तो ये इसका मतलब पहला निष्कर्ष गलत हो गया। अब हम 2 देखते हैं, सभी नट लड़के हैं, तो ये दोनों के अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है, मतलब निष्कर्ष 2 सही है इसका। तो ऑप्शन नंबर 3 केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है, यह ऑप्शन सही होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? यानी ये 1947 में जो विभाजन परिषद थी हमारे, उसके अध्यक्ष कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है एक विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इन संख्याओं में से एक विषम संख्या आपको ज्ञात करनी है। 24, 33, 60, 71, 51 या 15। देखिए ऐसी सीरीज़ को हम पहले मतलब सब्ट्रैक्ट या डिवाइड करके भी देख लेते हैं, तो ऐसा कुछ बन नहीं रहा है इसमें। 24 और 33 के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं हम। 11 का है, फिर इनके बीच में 27 का है, फिर 60 और 71 के बीच में 11 का है। तो डिफरेंस वगैरह ऐसा तो कुछ सीरीज़ बन नहीं रहा है इसमें। हाँ आप ये ज़रूर देख सकते हैं, 2 और 4 6, 3 और 3 6, 6 और 0 6, 7 और 1 8, वही जो अगले टर्म है 5 और 1 6 और 1 और 5 भी 6। तो इसमें जो चौथा वर्ड है 71, यानी ऑप्शन नंबर 2, इसका जो योग है 8 हो रहा है और बाकी सबके योग 6 6 हो रहा है। तो मतलब जो 71 है वह विषम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे हम किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पर मनाते हैं? तो ये सभी को पता है, 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के ऊपर हम गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वह सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय राज्य में से किस में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। और वैसे भी एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, तो आपको एमपी के जितने भी राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान हैं या वन्यजीव अभ्यारण्य जितने भी हैं सब याद होने ही चाहिए, कोई ना कोई एग्ज़ाम में आएगा ही सही। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 1983 में जिस राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था वह कौन सा है? तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ये पेंच राष्ट्रीय पार्क को 1983 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, तो ये मध्य प्रदेश के हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि कौन से मतलब राष्ट्रीय पार्क कब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, और भी वगैरह ऐसे जितने भी स्टैटिक जीके हैं एमपी के, तो एमपी के तो कम से कम आपको याद रखने ही पड़ेंगे। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। 36 पूछा गया है कि इनमें मतलब आपको लुप्त अक्षर भरना है, एक सीरीज़ बनाना है इन अक्षरों को भरकर। तो आप देख सकते हैं PQR, फिर नेक्स्ट दिया है QQ, और फिर अगले टर्म में दिया है ट्रिपल P।
तो ये ऐसी सीरीज़ बन सकती है कि पी क्यू आर, पी पी क्यू क्यू आर आर, पी 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 क्यू 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 आर आर आर, और उसके बाद पी क्यू आर। तो ये ऐसी बनती हुई, मतलब ऐसा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है हमें। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। ये भी एक सीरीज़ का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि गलत पहचानना है आपको इन चारों पांचों में से। तो 2, 7, 22, 67 और 204। आपको ये दिख रहा है कि इनमें 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक जोड़ा जा रहा है, जैसे 2 तिया 6 और एक 7, 7 तिया 21 और एक 22, ऐसे ही 22 तिया 66 और एक 67। भाई 67 तिया 201, और 201 और एक 202, यानी 204 की जगह 202 आना चाहिए था। तो जो 204 है वह गलत है। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ है 204। ऑप्शन नंबर सेकंड पर है 204। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी यही है कि एक गलत संख्या को आपको पहचानना है। तो आपको इस सीरीज़ को देखना है कि इसमें क्या चल रहा है। 120, फिर नेक्स्ट टर्म है 99, 80, 63। तो आप सबसे पहले इनके डिफरेंस देखिए। तो 120 और 99 के बीच में 21 का डिफरेंस है। फिर 99 और 80 के बीच में 19 का डिफरेंस है। फिर 80 और 63 के बीच में 17 का डिफरेंस है। फिर 63 और 47 के बीच में कितने, 13, 3, 16। यहाँ पर एक मतलब 15 का डिफरेंस आना चाहिए था। तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए था 48। तो इसका जो ऑप्शन 47 है ये रॉन्ग है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे लिखा है 47, ये आपका सही हो गया। ये आपका आंसर है इस प्रश्न का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति बनने योग्य व्यक्ति को किस उम्र से कम नहीं होना चाहिए, मतलब न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए। तो हम सभी को पता है राष्ट्रपति की जो योग्यता होती है उसमें कम से कम मतलब 35 साल तो उसकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। भारत का नागरिक भी होना चाहिए। ये ऐसी कुछ उस मतलब भारत के राष्ट्रपति की योग्यताएं होती हैं। तो इस ऑप्शन का जो ऑप्शन नंबर सेकंड है 35 साल की उम्र, ये सही है इस क्वेश्चन का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, ये फिर से मतलब सेंटेंस का कोड वाला आ गया है। तो इसमें पूछा गया है कि जोस मोस क्ले का जो कोड दिया वह दिया पोस्ट वाइट कार, और मोस शुट फियो इसका भी जो कोड दिया है ब्लैक और वाइट। तो इसमें आपको वाइट को देखना है कि वाइट का कोड क्या है। तो देखिए दोनों सेंटेंस को हम लिख लेते हैं। अब दोनों सेंटेंस में हम देख लेते हैं वाइट दिया हुआ है, तो जो भी कॉमन वर्ड होगा, तो दोनों में कॉमन वर्ड क्या दिख रहा है आपको, MOSE मोस। तो वाइट का जो कोड होगा वह मोस ही होगा। तो मोस को देख लेते हैं हम कौन से स्थान पर है। ऑप्शन नंबर थर्ड पर है मोस। तो इसका जो राइट आंसर है वह है मोस।